बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में ही अ, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जो डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं, उनके एक्विजिशन और उसकी कॉस्ट डिटर्मिनेशन के ऊपर। फिर जी, बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जो एसेट्स का एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम एसेट किसको बोलते हैं, एक्विजिशन किस वक्त तस्वर की जाएगी और उसकी कॉस्ट कैसे डिटर्मिन होगी, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और फिर डिस्पोजल। सो हम इसको तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम एसेट्स और एक्विजिशन और कॉस्ट पे बात करेंगे, फिर हम डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस पे बात करेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन। ठीक है। uh, जो यहाँ पे इंटेंजिबल्स हैं, इंटेंजिबल्स उनके ऊपर जो डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, सॉरी डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन उसकी की जाती है, तो वो भी हम डेप्रिसिएशन के टॉपिक के साथ ही उसको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स के ऊपर बात करते हैं। ओके जी, एसेट्स को में जो सबसे पहला डेफिनेशन है, दैट इज ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। डेप्रिसिएबल एसेट टैक्स लॉ ने किसको कहा है, उसकी एक डेफिनेशन है सेक्शन 22 सबसेक्शन 15 में, कि इट मींस एनी टेंजिबल मींस हैविंग सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, movable property, immovable property, or structural improvement to immovable property owned by a person that has normal useful life exceeding 1 year, is likely to lose value as a result of normal wear and tear or obsolescence, and is used wholly or partly by a person in deriving income from business. It shall not include any asset whose entire cost is allowed as deduction under the income tax ordinance. तो जब कोई भी आपका जो आउटफ्लो है वो ये कंडीशंस पूरी कर देगा, तो हम उसको बोलेंगे कि ये डेप्रिसिएबल एसेट है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है वो दो बातें हैं। एक तो ये कि उसकी नॉर्मल यूजफुल लाइफ, जो कारोबार के लिए जो इसकी यूजफुल लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड ये कि होली और पार्टली इज यूज होली और पार्टली बाय द पर्सन इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका मतलब ये है कि जो डेप्रिसिएबल एसेट का जो कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएबल एसेट का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ उन एसेट्स के लिए है जो बिजनेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम डेप्रिसिएबल एसेट बोलेंगे। स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट का वर्ड यहाँ ऊपर यूज हुआ है, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट, और इसको भी टैक्स लॉ ने सेक्शन 22-15 में ही डिफाइन किया हुआ है कि स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट में क्या क्या चीजें शामिल है। इसमें कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये सारे के सारे जो है वो जो डिक्शनरी मीनिंग है वर्ड्स के वही यहाँ पे यूज होंगे, कि इट इंक्लूड्स बिल्डिंग, रोड, ड्राइववे, कार पार्क, रेलवे लाइन, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये कुछ चीजें बताएंगी कि जो अगर जो कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक रखती हैं, अगर ये आपने अपनी प्रॉपर्टी पे इनका इजाफा किया है तो ये स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट कहलाएंगे। वेयर एनी एसेट इज जॉइंटली ओन्ड by taxpayer and Islamic financial institution under musharaka financing or diminishing musharaka financing, such assets shall be treated as owned by the taxpayer. Now, अब यहाँ पे बेसिकली एक प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, जो क्रिएट हुआ किसकी वजह से, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की वजह से, इस्लामिक मोड। और वो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग में किसी भी बैंक से जाकर एसेट लीज पर लेते हैं, जैसे प्लांट और मशीनरी है या व्हीकल है, तो उस सूरत में ट्रांजैक्शन का मोड कुछ इस तरह से होता है कि बैंक उस एसेट को खरीदता है और उसके बाद बीइंग लेसर, और फिर उसके बाद आपको बिजनेस को दे देता है यूज करने के लिए। ठीक है। लेकिन इसकी जो ओनरशिप है, ओनरशिप वो किसके पास रहती है, वो बैंक के पास ही रहती है। जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी कर देते हैं तो फिर ये ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है यहाँ पे। तो ओनरशिप का कोई इशू नहीं था क्लियरली। जो आप अगर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बुक देखोगे पता चल जाएगा कि ये तो किसकी ओनरशिप में, ये पता चल जाएगा। ना इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में क्या था, इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में ये है कि आप
जो एसेट है वो उसको बाय करेगा बैंक, और फिर उसके इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से पोर्शंस बना देगा, वर्चुअल पोर्शंस। सो फर्स्ट करेंगे, अगर वो 100 रुपए का एसेट है तो 10 10 रुपए की 10 जो है वो उसके पोर्शंस बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये 10 उसके पोर्शन, ये वर्चुअल होंगे, ये नहीं है कि एसेट को तोड़ दिया जाएगा। और जब आप पहला इंस्टॉलमेंट पे करोगे जिसने एसेट लीज पे लिया है, तो 10 रुपए के ऑनर आप हो जाएंगे और बैंक जो है वो 90 का ऑनर हो जाएगा। और चूंकि आप ये 90 का ऑनर बैंक है और आप इसको यूज करें, तो आप इसका फिर रेंट पे करते हैं। इस्लामिक मोड में वो सूद का वर्ड नहीं यूज होता, बल्कि आप रेंट अदा करते हैं। इसी तरह जब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तो आप 20 के ऑनर हो जाते हैं और बैंक जो है वो 80 का ऑनर रह जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑनरशिप जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑनरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके दरमियान और इसके दरमियान। तो अगर ऑनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर एसेट किसकी किताब में आएगा और वो कैसे उसको मतलब टैक्स लॉ उसको उसके बारे में क्या राय रखता है। सो वो बेसिकली एक क्लैरिफिकेशन है ये, कि जहाँ पे एसेट जॉइंटली ओन होगा बाय द टैक्स पेयर एंड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मुशारका फाइनेंसिंग, डिमिनिशिंग मुशारका, ये सारे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग दिए हुए हैं। सच एसेट शैल बी ट्रीटेड टू बी ओन्ड बाय द टैक्स पेयर, तो वो ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे वो टैक्स पेयर के ओनरशिप में है। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, ये आपके एसेट्स में ही एक और, डेप्रिसिएबल एसेट्स में ही एक और कैटेगरी है। और इन एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट जो है वो सबसे पहले तो एक डेप्रिसिएबल एसेट होता है। डेप्रिसिएबल एसेट होता है, लेकिन उसमें कुछ और खूबियां भी होती हैं जो कि ये नीचे लिखी हैं। विच इज नॉट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, नॉट अ रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, plant and machinery previously used in Pakistan, plant and machinery whose entire cost is allowed as deduction in the income tax ordinance। so ये एक नेगेटिव लिस्ट बताई गई है लॉ के अंदर, कि अगर इनमें से कोई भी खूबी मौजूद है तो फिर वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं होगा। एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की खसूसियत ये होती है कि इनको नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो आप देते हैं एसेट्स के ऊपर होती है, वो भी एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होती है, और एक इनिशियल अलाउंस भी होता है। ये समझ लें कि एक एडिशनल डेप्रिसिएशन होती है जो कि इनिशियल अलाउंस भी एक्सपेंस के तौर पे अलाउड होता है, और ये इनके फर्स्ट ईयर में मिलता है। वो हम डेप्रिसिएशन में जाकर डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ईयर जब एसेट को आप एक्वायर करते हो, तो अगर वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट होगा तो फिर उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस अप्लाई हो जाएगा, और आप इनिशियल अलाउंस भी एक्सपेंस बना सकेंगे और एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस बना सकेंगे। ना एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कैटेगरीज हो गई एसेट्स की, कि एक सबसे पहले तो एक चीज एसेट है, फिर उसके बाद दो कैटेगरीज हमने कर दी कि जी या तो वो डेप्रिसिएबल एसेट है, या फिर वो डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। अगर वो डेप्रिसिएबल एसेट है तो फिर उसमें एक और कैटेगरी अब आ गई, कौन सी? एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। नहीं, जो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है और इसके अलावा अदर्स, तो इनमें क्या खूबी है? इनमें खूबी ये है कि ये एक नेगेटिव लिस्ट लॉ ने बता दी है, और आपसे ये कहा है कि अगर इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है उसमें, अगर वो इनमें से कोई नहीं है तो फिर वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है क्योंकि नेगेटिव लिस्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, तो ये पहला जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर कार भी शामिल है, ठीक है जी, इसके अंदर बस भी शामिल है, ठीक है जी, इसके अंदर ट्रक भी शामिल है, ठीक है। सो ये सारे के सारे रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं। और दूसरी जो फ्रेज लिखी हुई है वो क्या, कि नॉट अप्लाइंग
फॉर हायर, यानी जिसको आप किराए पर नहीं देते, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। अप्लाइंग फॉर हायर कौन सा व्हीकल होगा? जिसको आप किराए पर देते हैं, ठीक है। और नॉट अप्लाइंग फॉर हायर वो जिसको आप किराए पर नहीं देते। और अगर ये नेगेटिव लिस्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि जिसको किराए पर नहीं देते वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? इससे कंक्लूजन ये निकला कि जो व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर होगा वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट होगा। मिसाल के तौर पे जैसे अगर ये बस फैसल मूवर्स की है या डेवो एक्सप्रेस की है तो इट इज अ व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर। तो अगर ये व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है, यानी आप इससे किराया कमाते हैं, तो फिर ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है। लेकिन यही बस अगर किसी यूनिवर्सिटी की है जिसको वो किराए पर नहीं चलाते, बस स्टूडेंट्स के पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज होता है, तो फिर ये व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। और अगर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर हो गया तो फिर इसका मतलब ये कि एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, ठीक है। नॉट अप्लाइंग फॉर हायर को हमने कहा है कि वो एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है। नॉट अप्लाइंग फॉर हायर नेगेटिव लिस्ट में है। तो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात हो रही है, इसका मतलब गाड़ी को भी इसी तरह इवेल्युएट करेंगे। अगर रेंटे कार की गाड़ी है, रेंटे कार, तो इसका मतलब आप इट इज अप्लाइंग फॉर हायर एंड इट इज एलिजिबल डेप्सिबल एसेट। और अगर वो ऑफिस की गाड़ी है जो पिक एंड ड्रॉप करती है एम्प्लॉइज को या ऑफिसर्स को, तो फिर नॉट अप्लाइंग फॉर हायर एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है। इसी तरह ट्रक्स के केस में और भी जो भी व्हीकल हो उसमें डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि क्या आप उससे कोई किराया कमाते हैं या नहीं कमाते। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है और आप ये लॉजिस्टिक्स का बिजनेस करते हैं, किराए पे इसको चलाते हैं, तो इसका मतलब एलिजिबल डेप्सिबल एसेट होगा, इट इज फ्लाइंग फॉर हायर। लेकिन अगर उसको किराए के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आपके बिजनेस के ही सामान को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे आपको किराया नहीं कमाते, तो फिर इसका मतलब वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं होगा। ओके जी, सो ये बात होगी एलिजिबल डेप्सिबल एसेट्स की। उसके बाद बिजनेस एसेट्स की एक डेफिनेशन है। बिजनेस एसेट मींस एसेट हेल्ड होली और पार्टली फॉर यूज इन बिजनेस इंक्लूडिंग स्टॉक एंड ट्रेड एंड डेप्रिसिएबल एसेट्स। एंड पर्सनल एसेट क्या है? मींस एसेट हेल्ड होली फॉर पर्सनल यूज। नाउ इम्पोर्टेंट इज कि अगर मेरा बिजनेस भी है और मैं पर्सनल यूज में भी रखता हूँ एक एसेट को, तो अगर वो एसेट इन दोनों चीजों में इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसको बिजनेस एसेट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है होली और पार्टली। लेकिन एक एसेट सिर्फ और सिर्फ मेरे पर्सनल यूज में है तो फिर वो होली फॉर पर्सनल यूज है, तो फिर इसका मतलब वो होगा मेरा पर्सनल एसेट, ठीक हो गया जी। और अगर वो एसेट ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में यूज हो रहा है तो फिर डेफिनेटली वो तो बिजनेस एसेट ही होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि याद रखने की बात यह है कि जो एसेट दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होता हो उसको बिजनेस एसेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो बिजनेस एसेट ही होगा, और इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, ये पर्सनल एसेट ही होगा। एक्विजिशन एंड कॉस्ट, वो कौन से कंडीशन हैं जो पूरे हो जाएं तो हम ये समझेंगे कि एसेट एक्वायर हो गया है। सो एक्विजिशन की दी कंडीशन ये हैं कि व्हेन पर्सन बिगिंस टू ओन द एसेट इंक्लूडिंग व्हेन द राइट इज ग्रांटेड। सो जब आप ओनरशिप आपको मुंतकिल हो जाए या आपको ओनरशिप का राइट मिल जाए, और when personal asset is applied to business use, या फिर आपका जो पर्सनल एसेट है उसको आप बिजनेस यूज में ले आए, तो फिर इसका मतलब एसेट बिजनेस की निगाह में क्या हो गया, उसकी एक्विजिशन हो गई। परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल, ये एक रिस्ट्रिक्शन ऐड की गई है सेक्शन 75 में, और 75 ए एक नया सेक्शन ऐड किया गया और इसमें बैंकिंग चैनल से पेमेंट को जरूरी कहा गया है फॉर परचेज अबव सम मॉनेटरी वैल्यू। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 5 मिलियन, सो 50 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू अबव ₹1 मिलियन। सो 10 लाख रुपए यहाँ पे है, 50 लाख इमूवेबल के लिए और अदर एसेट के लिए 10 लाख। सो अगर एक एसेट की वर्थ इस थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर जाती है तो इसके बारे में टैक्स लॉ ये कहता है कि इफ नॉट परचेज थ्रू बैंकिंग चैनल,
then amount shall not be considered as cost for calculating depreciation and amortization and for calculating gain on disposal। तो इसका मतलब आपको नुकसान क्या होगा कि एक तो आपने एसेट खरीदा और आपने कैश में खरीद दिया तो कॉस्ट तो होगी जीरो। तो अब इसका मतलब जब तक एसेट बिजनेस में यूज होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नहीं बना सकेंगे, और जब उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब उसका डिस्पोजल होगा तो उसमें से माइनस करनी होती है, आपने कंसिडरेशन में से माइनस करनी होती है रिटर्न डाउन वैल्यू एसेट की। तो रिटर्न डाउन वैल्यू भी जीरो हो चुकी होगी, तो इसका मतलब सारी की सारी जो भी कंसिडरेशन आप रिसीव करेंगे वो ही आपका इनकम तस्वर करके उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है फॉर द टैक्स पेयर कि उसको ये ध्यान रखना है कि 50 लाख और 10 लाख से ज़्यादा की एसेट की परचेज हो तो फिर उसको बैंकिंग चैनल से पेमेंट करे, अदरवाइज फिर वो कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी। और अगर कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगी तो फिर इसका मतलब ये है कि आप उसको डेप्रिसिएशन का फ़ायदा भी नहीं ले सकेंगे और वो भी नहीं ले सकेंगे, जो डिस्पोजल के वक्त रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करनी होती है वो भी इजाज़त नहीं होगी। कॉस्ट कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए कंसिडरेशन पेड or payable in cash. Fair market value of consideration is given, consideration given in kind. So चाहे पैसे दिए हो या in kind consideration दी हो, कॉस्ट का पार्ट बनेगी, इंक्लूडिंग incidental expenditure for acquisition। और इसके अलावा जितने भी खर्चे ज़रूरी थे फॉर एक्विजिशन, मतलब ट्रांसपोर्ट किया आपने एक प्लांट एंड मशीनरी को तो ट्रांसपोर्ट भी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। आपने फिर उसके बाद लेबर लगाई और उस प्लांट को इंस्टॉल किया तो भी ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्विजिशन। और डिस्पोजल ऑफ एसेट, इसी तरह जब एसेट को डिस्पोज ऑफ करना होगा तो उसको डिसमेंटल करना है, तो डिसमेंटलिंग की जो कॉस्ट है वो का जो खर्चा है वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। एक्सपेंडिचर टू ऑल्टर और इम्प्रूव द एसेट, या कोई भी खर्चा हो जिससे एसेट ऑल्टर या इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई व्हीकल परचेज किया है, इफ यू हैव व्हीकल, और इस व्हीकल को परचेज करके आपने एक तो इसकी इनवॉइस प्राइस पे कर दी, आपने कुछ अर्से बाद इसके टायर्स चेंज कर दिए, इसके बाद आपने लेट्स से इसको रीपेंट किया, जंग लग गया था, इसको रीपेंट किया। उसके बाद आपने लेट्स से इसको इंजन पुराना हो गया तो आपने इसकी इंजन की ओवरहॉलिंग करवाई, ठीक है। लेट्स से आपने इसमें सीएनजी किट इंस्टॉल करवा दी, ठीक है। नाउ अब जितने भी खर्चे जिससे एसेट जब आपने खरीदा था, जब पहली दफा आप परचेज करके लाए थे, और जितने भी खर्चा था जिसने इसको रिस्टोर कर दिया टू दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे रिस्टोर कर दिया वो सारे का सारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। मतलब आपने व्हीकल परचेज किया, कुछ ऐसे बाद टायर्स जो हैं वो पुराने हो गए, आपने टायर्स चेंज कर दिए, तो दिस इज अगेन रिस्टोरेशन, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा बल्कि नॉर्मल रिपेयर का एक्सपेंस कंसिडर होगा। इसी तरह अगर आपने रीपेंट कर दिया उसको क्योंकि जंग लग गया था, आपने रिस्टोर किया है टू द ओरिजिनल कंडीशन, एक्सपेंस होगा, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इंजन की ओवरहॉलिंग अगेन रिस्टोर किया उसको, एक्सपेंस बनेगा, कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। सीएनजी किट लगवाई, ये अगर पहले नहीं लगी हुई थी तो फिर इसका मतलब ये कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्योंकि ये इसने एसेट को ऑल्टर कर दिया है या इम्प्रूव कर दिया है। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव इशू कि आपको ये देखना होगा कि एसेट के साथ हुआ क्या। लेट्स से आपने टायर्स ऐसे लगवाए जो पहले नॉर्मल टायर्स थे, लेकिन अब आप ऐसे टायर्स लगवा रहे हैं इस व्हीकल में जो स्नो में, डेजर्ट में भी चल सकते हैं, तो अगर ये इम्प्रूवमेंट है, इफ इट इज इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दिस कंडीशन तो फिर कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। सो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर जिससे पता चलता है। सो अगर एसेट ऑल्टर या इम्प्रूव हो रहा है तो फिर हम उसको कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, उस खर्चे को अदरवाइज सिंपल एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अच्छा जी, अब एक चीज जरा यहाँ पे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे आपने याद रखनी है कि देखें जो भी कॉस्ट से मुतालिक इंफॉर्मेशन है ना वो सेक्शन 76 में है। सेक्शन 76 और इसके अलावा भी कुछ यहाँ पे सेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं,
जैसे ये सेक्शन 22 यूज हो रहा है, ठीक है जी, ये सेक्शन 22 है, ये सेक्शन 76 है, उसके बाद सेक्शन 76 है, सेक्शन 78 है, 76 है। अच्छा, अब इसमें एक चीज आपने जो खास तौर पे याद रखनी है, भूलनी नहीं, वो ये कि जितनी भी प्रोविजंस हैं एसेट की कॉस्ट से मुतल्लिक, और वो सेक्शन 22 के लिए है, तो वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए है। इसका मतलब ये डेप्रिसिएबल एसेट कौन सा है? जो बिजनेस में यूज हो रहा है, राइट। लेकिन जो सेक्शन 76 की जो प्रोविजंस है, सेक्शन 76 की जो प्रोविजंस है, वो हर एसेट के लिए है। अब वो जरूरी नहीं है कि वो डेप्रिसिएबल एसेट ही हो, वो कैपिटल एसेट भी हो सकता है, ठीक है। वो आपका जो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अगर आपने कोई और एसेट लिया है, तो वो तमाम एसेट्स के लिए है। वो डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए भी है, वो डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए भी है, और दूसरे एसेट्स के लिए भी है। तो सेक्शन ये जरा ध्यान रखना है कि जो प्रोविजन अब हम पढ़ने लगे हैं, वो 22 वाली है कि या 76 वाली है। तो अगर वो 76 वाली है तो सबके लिए है, और अगर 22 वाली है तो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए है। कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। सो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब ये कि बस हो सकती है, ट्रक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं होते यूजुअली। वो कोई मुसाफिर वैन हो सकती है, कार हो सकती है, तो ये सारे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। विच इज नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, जिससे आप किराया नहीं कमाते, यानी रेंट पे उसको नहीं देते। शेल नॉट एक्सीड 2.5 मिलियन, वो 25 लाख से ज्यादा नहीं लिखी जाएगी। यानी अगर आपने एक एसेट खरीदा है 15 लाख रुपए का, तो टैक्स लॉ इसकी कॉस्ट को मानेगा कि वो कितनी है। इसको व्हाइट बोर्ड पे कर लेते हैं। तो अगर आपने एक एसेट बाय किया, व्हीकल विच वाज नॉट लाइंग फॉर हायर, किराए पे नहीं चलाते थे आप इसे, और आपने इसको खरीदा है 15 लाख रुपए का, तो इसकी कॉस्ट जो टैक्स लॉ इसके लिए जो कॉस्ट की वैल्यू लेगा वो 15 लाख ही होगी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई एसेट है 24 लाख रुपए का, तो उसकी कॉस्ट 24 लाख ही होगी। एसेट है 25 लाख रुपए का, तो उसकी कॉस्ट 25 लाख ही होगी। लेकिन अगर कोई एसेट है 26 लाख रुपए का, तो उसकी कॉस्ट 25 लाख ही लिखी जाएगी, ठीक है जी। कोई 30 लाख रुपए का एसेट है, तो अगेन उसकी कॉस्ट 25 लाख ही लिखी जाएगी। कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने से कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करने से आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं टैक्स लॉ, आपका डेप्रिसिएशन का जो एक्सपेंस है, क्योंकि कॉस्ट नहीं डेप्रिसिएशन में ट्रांसलेट होना होता है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि एक ऐसा व्हीकल जो पैसा ही नहीं कमाता, रेंट नहीं कमाता, तो वो सिंपली क्या करेगा, आपके एक्सपेंसेस में इजाफा करेगा डेप्रिसिएशन के। तो उस व्हीकल के जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। सो इट इज सेक्शन 22, तो इसका मतलब फॉर डेप्रिसिएबल एसेट्स ओनली। कॉस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शेल नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ लैंड, तो इसका मतलब ये कि बिल्डिंग जो कि डेप्रिसिएबल एसेट होता है, सेक्शन 22 की प्रोविजन है, तो उसमें लैंड की कॉस्ट को शामिल ना किया जाए। लैंड वैसे भी डेप्रिसिएबल नहीं होता, उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। अगेन सेक्शन 76, इसका मतलब ये डेप्रिसिएबल एसेट्स के अलावा भी किसी एसेट पे अप्लाई हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस टू बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस मतलब ये कि आपने एक लोन लिया और वो फॉरेन करेंसी लोन था, लेट्स से यूएस डॉलर यूएस डॉलर 1, और इस वक्त $1 था, लेट्स से 130 का। तो अब $1 का लोन लिया और आपने 130 में इसको कन्वर्ट करके एसेट बाय कर लिया, तो एसेट आपकी बुक्स में लिखा जाएगा 130 से। जब आप कुछ अर्से बाद ये लोन पे करने लगे जब आप कुछ अर्से बाद ये लोन पे करने लगे, तो फिर क्या हुआ कि डॉलर जो था उसका रेट हो गया, $1 बिकेम 150। तो इसको आपको यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ है कितना,
₹20 का। ₹20 इजाफा हो गया जब लोन पे करने लगे आप, डॉलर का कन्वर्जन रेट से आपको नुकसान हुआ। ना ये जो ₹20 है, इसको टैक्स लॉ कहता है जी कि आप एसेट की कॉस्ट में जमा करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस। सो एसेट की कॉस्ट 150 हो जाएगी। लेकिन इसी तरह इसके बरक्स अगर हो जाए, यानी एसेट जब आप लोन पे करने लगे थे तो डॉलर हो गया लेट्स से 110 का। तो अब इसका मतलब ये है कि अब आपको ₹20 का फायदा हो गया। तो ₹20 फिर कॉस्ट में से आप माइनस कर देंगे और जो कॉस्ट होगी दैट विल बी 110। तो ये फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस की बात हो रही है यहाँ पे। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस, गेन or loss to be adjusted in cost of asset. If asset has been acquired with foreign currency loan, then increase or decrease in liability due to foreign currency rate shall be adjusted in cost of asset. Now हमने एक जब ये आप दोबारा से वीडियो अगर देखना चाहें तो देख लें स्पेकुलेशन बिजनेस की। सो स्पेकुलेशन बिजनेस में मैंने आपके साथ एक सिनेरियो डिस्कस किया है एंड दैट सिनेरियो वाज फॉर हेजिंग। हेजिंग में आप क्या कर रहे होते हैं, आप इस फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉस या गेन है इससे छुटकारा पाने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं विच इज कॉल्ड हेजिंग। ये हेजिंग कैसे की जाती है ये मैंने पूरी डिटेल ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेन की हुई है स्पेकुलेशन बिजनेस वाले वीडियो में। तो आप उसको देख लें अगर रिवाइज करना चाहें तो। अदरवाइज अगर आपने हेजिंग की हुई है तो इसका मतलब ये 20 के 20 का ना तो आपको गेन मिलेगा ना ही लॉस आप तक पहुंचेगा, बल्कि वो कहाँ एडजस्ट हो जाएगा, जो फ्यूचर मार्केट में आपने पैरेलल ट्रांजैक्शन की हुई है ये वहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। सो फ्यूचर मार्केट इसको, इस झटके को बर्दाश्त कर लेती है, चाहे वो लॉस का हो चाहे वो गेन का हो। गेन वो खा जाएगी, लॉस होगा तो भी वो खा जाएगी। तो हेजिंग बेसिकली इससे क्या होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस आप तक नहीं पहुंचता। तो अब टैक्स लॉ अगली बात ये कह रहा है कि अगर while determining above foreign exchange gain or loss, the person's position under hedging agreement relating to foreign currency loan shall also be considered. उसको भी देखा जाएगा कि क्या hedging आपने अगर की हुई थी तो अगर लॉस नहीं हुआ तो फिर कॉस्ट में दोबारा से कुछ इजाफा करने की जरूरत नहीं है फॉरेन एक्सचेंज लॉस की वजह से, क्योंकि आपने तो हेज किया हुआ था उसको। ग्रांट, subsidy, rebate, commission, or any other assistance in relation to acquisition of asset. Now ये सारी की सारी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इमदाद होती है। सो लेट्स से गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर बिजली का बहरान है तो अगर आप लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी को सोलर पैनल पे लगाएंगे, सोलर पैनल पे चलाएंगे, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा एक्चुअली नहीं कह रहा। तो सोलर पैनल पे अगर आप इसको चलाएंगे तो सोलर पैनल की कॉस्ट गवर्नमेंट भी बर्दाश्त करेगी 40% और 60% आप बर्दाश्त करेंगे। तो गवर्नमेंट एक आपको समझने की आसानी दे रही है। ये दो तरीके से दी जा सकती है कि या तो गवर्नमेंट पहले सोलर पैनल खुद बाय करे। तो तरीका नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गवर्नमेंट ये खुद बाय करे पैनल्स, और फिर आप गवर्नमेंट से जब लेंगे तो आपको कितने का मिलेगा, 60 का। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद यानी बिजनेस खुद से बाय कर ले, ये पैनल, सोलर पैनल्स बाय कर ले, और गवर्नमेंट जो है वो आपको कहेगी ये लें जी ₹40 आप हमारे से ले लें। ठीक है। तो ये जो सेकंड मेथड है ये गवर्नमेंट ने समझे आपको ग्रांट दे दी, और जो फर्स्ट मेथड था इसको समझ लें कि गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी, यानी गवर्नमेंट ने महंगा खरीदा और आपको सस्ता दे दिया। ठीक है। तो ग्रांट और सब्सिडी, rebate, commission or any other assistance in relation to acquisition of asset, अगर आपको ये मिल रहा है इनमें से कुछ भी एसेट की एक्वायर करते हुए, तो अब हमारा क्वेश्चन जो हमने आंसर करना है वो ये है कि अब ये जो प्लांट आपने खरीदा है, सॉरी सोलर पैनल जो आपने खरीदा है, ये आपके बुक्स में 100 से आएगा या जो एक्चुअली 60 आपने पे किया है उससे आएगा। इस आंसर का जवाब चाहिए हमें। तो इसके लिए ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा कि जिस वक्त गवर्नमेंट
कोई भी ग्रांट देती है, ग्रांट या सब्सिडी देती है, तो साथ में ये भी बताती है कि ये ग्रांट या सब्सिडी जो रेसिपिएंट है उसके लिए टैक्स फ्री है, यानी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, चार्ज इनकम तस्वर नहीं होगा, नहीं किया जाएगा इसको, और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सो इट विल नॉट बी एन इनकम ऑफ द रेसिपिएंट। तो या तो वो टैक्स फ्री होगी या फिर वो टैक्सेबल होगी। तो ये साथ में ग्रांट जब अनाउंस की जाएगी तभी बताया जाएगा कि ये ग्रांट टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री होगी। तो अगर तो वो टैक्स फ्री है, इसका मतलब आपकी इनकम में कुछ नहीं गया, तो फिर इसका मतलब एसेट जो लिखा जाएगा दैट विल बी विद द वैल्यू ऑफ 60। क्योंकि एसेट की कॉस्ट में कोई भी चीज शामिल करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो डेप्रिसिएशन बन के एक्सपेंस बन जाता है। तो जब आप कॉस्ट ही 60 लिखेंगे तो इसका मतलब ये कि डेप्रिसिएशन भी ओवर द यूजफुल लाइफ 60 रुपए की ही बनेगी। क्योंकि वो टैक्स फ्री था और उस इनकम में कुछ नहीं गया था, इनकम में नहीं गया था ये 40 रुपया, तो इसलिए एसेट की कॉस्ट 60 से रिकॉर्ड हुई। लेकिन अगर वो टैक्सेबल है, इसका मतलब इनकम में 40 रुपए गए हैं, तो अब एसेट की जो कॉस्ट होगी वो 100 होगी। इसका मतलब ये कि ये इनकम बना था, कौन सा? ये 40 रुपया जो गवर्नमेंट ने दिया, ये इनकम बना था। तो अब कॉस्ट भी 100 लिखने में कोई हर्ज नहीं है, बेशक 40 पे भी डेप्रिसिएशन बन जाए। So if chargeable to tax, then it will be included in cost of asset. तो यहाँ पे हमने जो ग्रांट की बात की थी वो 40 थी ना, एग्जाम्पल जो भी हम देख रहे थे, तो 40 की ग्रांट या सब्सिडी थी, तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट में हमने शामिल कर दी इफ चार्जेबल टू टैक्स, अगर वो 40 टैक्सेबल था, एंड वाइस वर्सा। और अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो इसका मतलब कॉस्ट में शामिल ना करो। इफ एसेट इज एक्वायर्ड, अगेन ये सेक्शन 76 की प्रोविजन है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए भी है और बाकी एसेट्स के लिए भी है। If asset acquired in non-arm length transaction, आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन ये होती है कि दो विलिंग इंडिपेंडेंट पार्टीज जब अपनी मर्जी से बगैर किसी प्रेशर के कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है, वो है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। और नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन कौन सी होगी कि जब दो इंडिपेंडेंट पार्टीज ना हो, मतलब मैं और मेरा भाई अगर कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो हो सकता है मार्केट वैल्यू पे ना करें, मैं को मेरा भाई है थोड़ा सस्ता दे देता हूँ, या मेरा भाई कहे कि चलो भाई का थोड़ा फायदा करता हूँ, थोड़ा महंगा ले लेता हूँ। इसी तरह होल्डिंग और सब्सिडरीज की आपस की ट्रांजैक्शन नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो, लेकिन चांस है कि हो सकती है कि वो जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो डिटरमिन करते हुए कुछ कम या कुछ ज्यादा कर दें जो एक्चुअली आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन से डिफरेंट हो। सो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन बेसिकली वो इंडिपेंडेंट दो पार्टीज जब आपस में सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो एक प्रूडेंट डिसीजन करते हैं उसको बोलते हैं आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन। नॉन आर्म लेंथ का मतलब ये कि कुछ और भी है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन की वैल्यू को इफेक्ट हुआ है। वो आपका रिलेशनशिप हो सकता है रिलेटिव्स होने की वजह से, या कोई बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट, कॉमन डायरेक्टरशिप, किसी भी वजह से। तो इफ एसेट एक्वायर्ड ऑन नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट शैल बी ट्रीटेड एज इट्स कॉस्ट। ठीक है, सेक्शन 78 है तो डेप्रिसिएबल एसेट्स के अलावा भी अप्लाई होगा। सो इफ तो फेयर मार्केट वैल्यू जो जो भी मार्केट वैल्यू बनती है, मार्केट वैल्यू उसकी बेस के ऊपर एसेट की कॉस्ट डिटरमिन की जाएगी, ना कि नॉन आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन में जो आपने वैल्यू डिफाइन की है जिस पे ट्रांजैक्शन की है वो उस पे कॉस्ट बनाई जाएगी। इफ पर्सनल एसेट इज अप्लाइड टू बिजनेस यूज, जब पर्सनल एसेट बिजनेस यूज में इस्तेमाल होना शुरू होता है तो फिर वो बिजनेस एसेट बन जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज इट्स कॉस्ट, तो फिर उसकी कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू से डिटरमिन किया जाएगा। तो ये गिवन होती है एग्जाम में, प्रैक्टिकली ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करना, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी। सेक्शन 76 की प्रोविजन सब एसेट्स के लिए है, सिर्फ डेप्सिबल एसेट्स के लिए नहीं है। If asset is produced or constructed by the person, then its cost will include following. Again section 76 है, सब एसेट्स होंगे, सिर्फ डेप्सिबल एसेट्स की बात नहीं हो रही। इफ एसेट इज प्रोड्यूस्ड, खुद से बनाया है या कंस्ट्रक्ट किया है, एक बिल्डिंग लेट से आपने खुद बनाई है, तो फिर उसकी कॉस्ट कैसे होगी? टोटल प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, incidental expenditure for acquisition, disposal, expenditure to alter or improve the asset,
तो ये सारे के सारे आइटम्स मिला के हम कॉस्ट डिटरमिन कर लेंगे। इफ एन एसेट इज पार्टली डिस्पोज्ड ऑफ देन इट्स कॉस्ट शैल बी अपोर्शन। सो ये बेसिकली एक सिनेरियो है, पहले वो सिनेरियो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जरूरत पता चल जाए कि इस प्रूविंग ऑफ लॉ की जरूरत क्या थी। कि एक एसेट को आपने एक्वायर किया और वो जो एसेट था, लेट्स से इट वाज a building constructed on this plot of land। तो यहाँ पे आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की हुई थी, ठीक है। तो बिल्डिंग इज अ डेप्रिसिएबल एसेट। तो ये एक डेप्रिसिएबल एसेट था जो आपने इस लैंड पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ था। नाउ अब अगर आपने ये बिल्डिंग एक्वायर की थी, एसेट एक्वायर किया था, तो ये एक कंबाइंड एसेट था। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने कहा कि जी मैं इसका कुछ पोर्शन क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ। ना जो आप सेल कर दोगे तो इस जाहिर सी बात है जितना पोर्शन सेल हुआ उसकी कंसिडरेशन तो आपको मालूम हो जाएगी। कंसिडरेशन में से माइनस करनी होती है आपने रिटन डाउन वैल्यू, ताकि गेन और लॉस निकाला जा सके। रिटन डाउन वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, कॉस्ट पे और जो भी उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुई है उस पर। डेप्रिसिएशन भी अगेन कॉस्ट पे डिपेंडेंट होती है। अगर कॉस्ट की वैल्यू पता हो तो डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की जा सकती है। कॉस्ट आपको इस कंपोनेंट की मालूम नहीं है, वो आपको इकट्ठे इस एसेट पूरे की मालूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस कंपोनेंट जो कि सेल नहीं हुआ और जो कंपोनेंट सेल हुआ इसकी कॉस्ट को अलग कैसे किया जाएगा। तो उसकी बेसिस बता रहा है टैक्स लॉ आपको। वो बेसिस क्या बता रहा है, वो बेसिस ये बता रहा है कि इफ एसेट इज पार्टली डिस्पोज्ड ऑफ देन इट्स कॉस्ट shall be apportioned between the part disposed of and part retained on basis of respective fair market value at the time of acquisition। जिस वक्त आपने एसेट एक्वायर किया था, जिस वक्त आपने इस एसेट को एक्वायर किया था उस दिन देखा जाएगा कि इस पोर्शन की और इस पोर्शन की फेयर मार्केट वैल्यूज क्या है। फेयर मार्केट वैल्यूज, तो फेयर मार्केट वैल्यूज को देखा जाएगा और फिर जो भी फेयर मार्केट वैल्यूज जो कि आपको एग्जाम में गिवन होंगी उस बेसिस पे इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसको अपोर्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर लेट से फेयर मार्केट वैल्यूज जो है इन इन दोनों कंपोनेंट्स की बिल्डिंग का जो पोर्शन आपने, लेट से दिस इज सोल्ड, दिस इज रिटेन्ड, ठीक है। सो जो रिटेन्ड जब आपने इसको एक्वायर किया था तो उस वक्त इसकी कोई कॉस्ट अदा की, लेट से 100 में आपने एक्वायर कर लिया। लेकिन जो फेयर मार्केट वैल्यूज थी, फेयर मार्केट वैल्यूज जब इसको एक्वायर किया गया उस वक्त वो लेट से इट वाज 80 एंड 30, ठीक है। तो अब जब इस कॉस्ट को अलहदा करना होगा इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के दरमियान, तो इस प्रोपोर्शन में करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे इसको 30 से, डिवाइड करेंगे 110 से। 110 कैसे बनाए, 80 प्लस 30 करके। तो ये इस 100 में से इस पोर्शन की कॉस्ट बन जाएगी। और इसी तरह अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, डिवाइड करेंगे 110 से, तो ये जो आंसर बनेगा ये इस पोर्शन की कॉस्ट बन जाएगी। ये जो आंसर बनेगा ये इस पोर्शन की कॉस्ट तस्वर की जाएगी। सो इस ये फेयर मार्केट वैल्यू at the time of acquisition will be the basis. If acquisition of an asset is derivation of an amount chargeable to tax, then its cost will include following. Now इसका मतलब क्या है, मतलब पहले समझ लेते हैं कि अगर मैंने कोई एसेट, दो पार्टीज हैं ए और बी, और ए बी जो है वो सेलर है और इसने एक आइटम सेल किया जो ए के लिए एसेट था, से 100 का। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन ए के पास होगी वो ये कि इसने 100 का एसेट अपने पास डेबिट करना है
और कैश को क्रेडिट करना है 100 से। बैंक भी क्रेडिट हो सकता है, पेबल भी क्रेडिट हो सकता है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन इस तरह नहीं थी, बल्कि ऐसा था कि ए ने कुछ सेल्स किए थे, ये अपना स्टॉक एंड ट्रेड था जिसने सेल किया, और वो सेल्स ने कर दिया बी को, तो ये अपने पास पहले एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, डेट इज टू सेल्स और 100 की। और फिर उसके बाद बी से उसने कहा कि भाई ऐसे करो, पैसे बेशक ना दो, बल्कि तुम मुझे एक ये फला एसेट दे दो। ठीक है, तो बी ने उसको वो एसेट दे दिया, तो अब इसके पास एसेट आ गया, एसेट को ये डेबिट करेगा और डेटर्स को क्रेडिट कर देगा। तो ये अकाउंटिंग की एंट्रीज हैं। ये अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो फिर ये अकाउंटिंग के टीचर फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ना पहली जो सिचुएशन थी, इसमें क्या हो रहा था कि एसेट आपने एक्वायर कर लिया और साथ में कुछ कैश पे कर दिया। लेकिन दूसरी सिचुएशन में आपने एसेट एक्वायर तो किया है और ये डेटर क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये तो ट्रांजेक्शन में नेट ऑफ हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन एक्चुअली जो नेट ऑफ ट्रांजेक्शन बच रही है वो क्या बच रही है, एसेट डेबिट हो रहा है, ये किसके पास, ए के पास। नेट ऑफ ट्रांजेक्शन ये बच रही है कि एसेट डेबिट हो रहा है और सेल्स क्रेडिट हो रही। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे कि एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट विच इज चार्जेबल टू टैक्स। कि आपने सेल्स किए तो कुछ टैक्सेबल इनकम में अमाउंट चली गई। अगर मैं पहले सिचुएशन को देखूं तो इसमें क्या कोई अमाउंट इनकम में जा रही थी जब मैं एसेट खरीद रहा था? क्या कोई अमाउंट इनकम में जा रही थी? नो। लेकिन जब ये वाला एसेट मैंने बाय किया है इस मॉड से, तो इनकम में कुछ अमाउंट गई है। So acquisition of an asset is derivation of an amount which is chargeable to tax. तो ऐसी सूरत में एसेट की कॉस्ट कैसे डिटरमिन होगी? सेक्शन 76 है, इसका मतलब डेप्सिबल एसेट के अलावा भी अप्लाई होगा एसेट के ऊपर। कैपिटल एसेट भी हो सकता है, कोई और स्टॉक एंड ट्रेड भी हो सकता है। अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स प्लस अमाउंट पेड टू एक्वायर द एसेट। तो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स यहाँ पे कितनी थी, 100। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई पैसे अदा किए हो, यानी अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो इस तरह की कि ए ने सेल किया है बी को 100 की, जिसकी नॉर्मल सेल्स थी, तो इसने डेटर्स टू सेल्स एक ट्रांजैक्शन लिख ली अपने पास। और फिर उसके बाद इसने बी से एक एसेट लिया 150 का, जिसके लिए एसेट था, तो इसने एसेट रिकॉर्ड किया और डेटर्स को क्रेडिट किया 100 से। लेकिन एसेट था 150 का, तो फिर आपने 50 का कैश भी पे कर दिया ताकि ये मामला बराबर हो जाए। तो अब इस एसेट की कॉस्ट के ऊपर बात हो रही है कि एक्विजिशन ऑफ दिस एसेट इज डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स प्लस कैश पेड टू एक्वायर द एसेट। ठीक है, तो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स और अमाउंट पेड टू एक्वायर द एसेट, ये दोनों शामिल किए जाएंगे। इफ एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब अगर ऐसा हो जाए कि आप जो एसेट एक्वायर कर रहे हैं उसके बदले में जो आपने सेल्स किए थे उसके ऊपर टैक्स लॉ ये कहता है कि ये सेल्स अगर एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मतलब ये हुआ कि एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज डेरिवेशन ऑफ एन अमाउंट विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसकी कॉस्ट क्या होगी, अगेन कॉस्ट वही रहेगी, 150 ही रहेगी। सो इफ द अमाउंट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स जो कि डिराइव हुई है, तो अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स में ऐड करेंगे अमाउंट पेड टू एक्वायर द एसेट। अगेन सेक्शन 76 की प्रोविजन है, जिसका डेप्सिबल एसेट और बाकी तमाम एसेट्स के लिए भी यही प्रोविजन होगी। ओके, सो दिस वाज अबाउट एक्विजिशन एंड कॉस्ट। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।